आज पूरे विश्व की नज़र इंडो पैसिफिक पर टिकी है और इस क्षेत्र की दो शक्तियां यानी चीन और जापान एक दूसरे के विरुद्ध अपनी पुरानी नीतियों को बदल एक नया आक्रामक रूप दे रहे हैं। एक तरफ जहां शी जिनपिंग ने चीन को और आक्रामक कर दिया है, तो उसे देखते हुए जापान के शिंजो आबे भी अपने शांति दूत की छवि छोड़कर आक्रामक रुख अपना रहे हैं। अब तक ये दोनों ही देश एक दूसरे के विरुद्ध खड़े नहीं हो रहे थे और इसका कारण है इनसे पहले दोनों देशों के पूर्व नेताओं द्वारा बनाई गई नीतियां। एक तरफ जहां चीन अपने पूर्व राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग द्वारा आंतरिक शक्ति बढ़ाने के दौरान ताकत न दिखाने की रणनीति पर चलता था, तो वहीं जापान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के तत्कालीन प्रधानमंत्री योशिहिडे के सिद्धांत पर चलता था, जिससे वह एक शांतिवादी देश बन चुका था। युद्ध के बाद जापान ने पुनर्निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने राष्ट्रीय सुरक्षा को लगभग पूरी तरह से अमेरिका के हवाले कर दिया था। योशिहिडे सिद्धांत के कारण ही जापान 1990 के दशक तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था। हालांकि तब तक चीन ने राष्ट्रपति डेंग जियाओपिंग के नेतृत्व में बाजार संचालित आर्थिक सुधारों को अपनाया, जिससे वर्ष 2013 तक जापान को पीछे छोड़ विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बना। हालांकि इसके बावजूद कभी चीन ने उतनी आक्रामकता नहीं दिखाई और अन्य देशों से अपनी वास्तविक शक्ति को छिपाता रहा। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है, जबकि जापान तीसरे स्थान पर आता है। चीन ने जापान को आर्थिक ताकत के साथ साथ सैन्य ताकत में भी पीछे कर दिया। दूसरी ओर 1990 के दशक तक जापान को शानदार वृद्धि के बाद भी कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कार्यबल की कमी और सख्त प्रवासी कानूनों के कारण जापान एक गहरे वित्तीय संकट में फंस गया था। इसके अलावा जापान की राजनीतिक अस्थिरता ने देश के वित्तीय संकट को और गहरा कर दिया था। वर्ष 1989 से लेकर वर्ष 2012 के बीच जापान ने 17 अलग अलग प्रधानमंत्री देखे, जिसका जापान पर गहरा प्रभाव पड़ा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे द्वारा वर्ष 2012 के अंत में सत्ता संभालने के बाद से ही जापान की राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने जापान की सत्ता संभाली थी, तब ये द्वीपीय देश को एक अलग तरह के चीन का सामना करना पड़ा। चीन ने शाओपिंग के सिद्धांत को छोड़कर जिनपिंग के वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को अपना लिया था। चीन ने अपने आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। अपने वैश्विक प्रभुत्व का दावा करने के लिए चीन पड़ोसी देशों, विशेष रूप से भारत और जापान के पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाने लगा। ऐसे में लंबे समय बाद राजनीतिक संकट से बाहर आया जापान एक मूक दर्शक बनकर रह गया था। जब शी जिनपिंग ने जियाओपिंग के सिद्धांत को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, तब जापान के पास भी चीन की विस्तारवादी नीतियों को देखते हुए योशिहिडे डॉक्ट्रिन को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अब जापान ने भी योशिहिडे डॉक्ट्रिन को छोड़ आक्रामक रुख अपना लिया है और चीन को करारा जवाब दे रहा है। जापान ने इंडो पैसिफिक में ऐसे कई कदम उठाए हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अब यह देश मूक दर्शक नहीं बल्कि एक खिलाड़ी की तरह वैश्विक राजनीति में चीन को मात देगा। शिंजो आबे ने दक्षिण पूर्व सागर के रणनीतिक जलमार्गों में चीनी आक्रामकता को टक्कर देने के लिए और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच सहयोग, सहायता और कूटनीति को आगे बढ़ाने वाले कई साहसिक कदम उठाए हैं, जिससे आसियान सदस्यों के बीच जापान की आर्थिक और सुरक्षा स्थिति भी मजबूत होगी। वास्तव में जापान ने फिलीपींस और वियतनाम को भी अपने साथ कर लिया है, क्योंकि दोनों देश चीन से उतनी ही घृणा करते हैं जितना जापान करता है। रिपोर्ट के अनुसार जापान ने वियतनामी कोस्ट गार्ड के लिए 6 गश्ती जहाजों और फिलीपींस तट रक्षक के लिए 94 मीटर लंबी मल्टी रोल रिस्पॉन्स वेसल का निर्माण करने का फैसला किया है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को रोकने हेतु जापान भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ क्वाड को एक नया रूप देने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सैन्य सहयोग भी शामिल है। यही नहीं, जापान ने कोविड-19 महामारी आने से पहले ही चीन पर निर्भर सप्लाई चेन में कटौती करने की योजना बनाना शुरू कर दिया था। टोक्यो लगातार जापान की कंपनियों को चीन से उत्पादन शिफ्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है तथा इसमें आर्थिक रूप से मदद कर रहा है। जापान ने अमेरिका से F-35B स्टेल्थ फाइटर विमान खरीदने का फैसला किया है, तो वहीं चीन के युद्धपोतों से बढ़ते खतरे को देखते हुए हाइपरसोनिक स्पीड से मार करने में सक्षम एंटीशिप मिसाइल भी बना रहा है। इसके साथ ही अपने इजुमो क्लास हेलीकॉप्टरों को अपग्रेड करने तथा नेक्स्ट जेन हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम भी कर रहा है। जापान अपने हवाई ईंधन भरने और सैन्य परिवहन क्षमताओं में वृद्धि कर रहा है तथा एंटी सैटेलाइट हथियारों का निर्माण करने पर विचार कर रहा है। जापान ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के आक्रामकता का जवाब देते हुए एक मुखर भूमिका निभाई है। शिंजो आबे के नेतृत्व में योशिहिडे डॉक्ट्रिन को त्यागना चीन के लिए बुरी खबर है। इसका असर न सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होगा, बल्कि जापान एक बार फिर से दुनिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर सकता है।